Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper analysis. Today at the 14th of August 2023 we will discuss the current affair of the Hindu newspaper. तो आज करंट अफेयर में जो हमको डिस्कस करना है उसमें थोड़ा सा हम फ्रंट पेज को हटा करके थोड़ा सा एक ऐसा न्यूज आया है जो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन पैदा करेगा इकोनॉमिकली, यानी जनता के ऊपर टैक्स बढ़ सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि सरकार 1,42,000 करोड़ रुपए, इतना करीब करीब एक महीने का जीएसटी आता है, इतना करोड़ रुपए जो है घाटा सह सकती है फ्यूचर में, जो हमारे ऊपर फाइनली आने वाला है। इसके पीछे कारण है कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, जो प्राइवेट कंपनियां उसे हैंडल कर रही थी, उनको जो है सरकार ने खरीद लिया और वह प्रोजेक्ट करीब करीब 1,42,000 करोड़ रुपए उनको इनिशिएट करने में, उसको चलाने में खर्च आएंगे। इतना पैसा सरकार एक महीने जीएसटी लाती है। बता दें, अरुणाचल प्रदेश में 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनमें से ऑफिशियली उन्होंने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 12 अगस्त को सौंप दिया और काफ़ी ज़्यादा जो अनवायबल जो है, ये इकोनॉमिकली अनवायबल है, पूरी तरीके से ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। बता दें, 11,523 मेगावाट के प्रोजेक्ट चल रहे थे अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट जो है नदियों पर। अब वहाँ पर बिजली बनाने का काम चल रहा था, लेकिन वो जो है कंपनियाँ फ्लॉप हो गई। तो सतलुज जल विद्युत निगम और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने क्या किया है, उनको जो है 5 प्रोजेक्ट दिए गए। कुल 11 प्रोजेक्ट में से 5 प्रोजेक्ट वो ले गए हैं, जिनमें से टोटल कैपेसिटी उनकी है 5,097 मेगावाट सतलुज जल विद्युत को मिलेगा और 2,626 जो है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर को मिलेगा। इसके अलावा जो बच रहे हैं तो वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी को मिलेगा 2 प्रोजेक्ट, जो कि 3,800 मेगावाट के होंगे। तो बिजली तो बहुत ज़्यादा बन रही। इसी लालच में कि अरुणाचल प्रदेश जो है माउंटेनियस टेरेन है, वहाँ पर जो है नदियाँ बहुत पतली होती हैं, छोटा सा डैम बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिजली बनाएंगे और 11,000 मेगावाट बहुत बड़ी होती है। 11,523 मेगावाट बिजली बना करके माला माल हो जाएंगे 25 दिन में, पैसा डबल। लेकिन जब उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो बाद में लगा कि ये जो है यहाँ पर पैसा कमाना जो है संभव नहीं है, तो फाइनली उन्होंने बेच दिया और भारत सरकार ने उन्हें खरीद लिया, जो कि बहुत ही घाटे का सौदा होने वाला है। आगे इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जो अनवायबल थे और चल रहे थे, जिसके वजह से वहाँ डिजास्टर आया। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ डिजास्टर आए, क्योंकि यहाँ पर जो डैम बनाए जा रहे हैं उनसे खतरा क्रिएट हो सकता है। लेकिन भारत सरकार का अपना जो है एक वादा है कि हम जो है 2070 तक जो है नेट जीरो इमिशन अटेन करना है हमको। तो हमें जब इसको अटेन करना है तो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। तो जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं पावर सेक्टर के, उन्होंने कहा है इस प्रोजेक्ट को जो सरकार ने खरीदा उसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है 2070 तक बनना, इसलिए ये प्रोजेक्ट खरीदना सरकार के लिए सही है और साथ ही साथ वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी, रोजगार के साधन पैदा होंगे। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 1,42,000 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, इसके बारे में कुछ उन्होंने नहीं बताया है। तो अगर बता दें कि 2008 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट लाया था कि, और उन्होंने कहा था कि जो है वहाँ पर हम पावर सेक्टर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में ग्रोथ करना चाहते हैं। उसी के रेफरेंस से प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन 2008 से 2023 आते आते ये प्रोजेक्ट फेल हो गए और फाइनली जो है अब यहाँ पर ये सरकार के हाथों में प्रोजेक्ट आ गए। मणिपुर वायलेंस की कहानी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है। उससे एक संबंधित न्यूज फिर है कि सरकार ने अब कहा है कि सोशल मीडिया पर जो है लोग अंकुश लगाएं, उससे कुछ ग्रुप जो है सोशल मीडिया ग्रुप है उससे बचें, उसके पोस्टिंग से बचें। इसके रेफरेंस में ये है, सरकार ने कहा है कि जो कोई भी हेट्रेड फैला रहा है, नफ़रत के भावना से काम कर रहा है, सेपरेटिस्ट, एंटी नेशनल या एंटी कम्युनल इस तरीके की बातें कर रहा है, ऐसे सोशल मीडिया से दूर रहे जनता स्वयं। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसा जो है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल ग्रुप हैं जो एक्चुअल में
एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, एंटी नेशनल, एंटी स्टेट, एंटी सोशल, कम्युनल और डिवाइसिव एजेंडा चला रहे हैं। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे मैसेज फैला रहे हैं जो कि एक्चुअल में सोशल हार्मोनी एंड लॉ एंड आर्डर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, मेन समस्या क्या है? मेन समस्या जो होती है उससे जब तक जड़ से नहीं निकालेंगे तब तक समस्या खत्म नहीं होगी। इस क्रम में देखा गया है कि जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वे लोग खुद सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर। और इसमें से बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, वो ऐसी ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग पर एक्टिव हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। इस तरीके से वो एक्चुअल में वायलेशन करते हैं रूल का। रूल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है देश में कुछ ऐसे रूल बने हैं कि जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा रूल बनाया गया है। इस क्रम में जो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 है, उसके जो है रूल नंबर 5 और 7 दोनों का वायलेशन होता है। साथ ही साथ जो ऑल 3 ऑफ द सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 है, उसके भी रूल नंबर 5, 9 और 11 का वायलेशन होता है। इस तरीके से देखा जाए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल और साथ ही साथ जो ऑल 3 ऑफ द सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 दोनों का वायलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। और ये जो है बहुत आवश्यक है कि किसी तरीके की हेट्रेड न फैलाई जाए। आगे है, सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया, लेकिन उस पॉलिसी के तहत अभी भी एग्जाम पूरी तरीके से कहीं पर भी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है वहाँ पर भी सरकार ने कहा बीएड 2 साल का होगा, परंतु बीएड 1 साल का होगा, लेकिन अभी भी बीएड 2 साल का ही हो रहा है। तो कोई स्कीम एक्चुअल में लागू हुआ नहीं है, वो केवल हवाई स्कीम था। तो कुछ ऐसी इसमें न्यूज़ है कि सरकार चाह रही है कि जो अभी भी 14 राज्य 14 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने उस पर सहमति ही नहीं जताई है, तो सरकार उनको भी शामिल करना चाहती है। इसके लिए जो है केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ साथ 14 स्टेट ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरी भी हैं, जो एक्चुअल में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन ही नहीं कर रही एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। उनके पीछे का कारण ये है कि वो सब कह रहे हैं कि 40% फंडिंग हमको स्वयं वियर करना पड़ेगा और इसलिए हम जो है इसमें नहीं करेंगे। एक्चुअल में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा जो स्कीम है उसको अगर ये लोग साइन करते हैं तो इनको 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे सभी राज्यों को। जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन, पहले ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, बाद में उसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया। तो उसके तहत उनको 13,000 करोड़ रुपये फंड मिलने वाले हैं 3 साल में। लेकिन वो जब तक साइन मेमोरेंडम को अंडरस्टैंडिंग को नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। उसके पीछे का कंसर्न वो ये जता रहे हैं कि इसका 40% जो पीएम ऊषा स्कीम है 40% पैसा राज्यों को स्वयं वहन करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में 40% वियर करने पर लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जब अपने मर्सिडीज़ खरीदना होता है, बड़े बड़े बंगले लेने होते हैं, तब उनको पैसा दिक्कतें होता है। जो घूस लेना होता है, करप्शन में बांटना होता है और सब जगह करप्शन चल रहा है, तब पैसे की बर्बादी नहीं दिखती है। बस जब बच्चों के पढ़ने की बात आती है तो वहाँ पर पैसों की उनको रिलीज करने में समस्या आ रही है। तमिलनाडु में वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच हमेशा टेंशन चलता है और वह टेंशन इस स्तर पर पहुँच गया है कि अब उसको जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डायरेक्टली आ गया, अब गवर्नर का रोल ख़त्म हो गया। जैसा कि हम जानते हैं भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनली हेड होते हैं स्टेट और यूनियन लेवल पर। ठीक, राज्यपाल जो है राज्य के सर्व प्रमुख हेड हैं और राष्ट्रपति देश के हैं। तो कोई भी अगर लेजिस्लेशन बनता है, कोई बिल जो है पेश होता है, अगर वो पास हो जाती है असेंबली में या पार्लियामेंट में तो उन्हें साइन आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है नीट के संबंध में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको जो है चाहती है कि हम नेशनल लेवल पर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे बाहर हो जाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, असेंबली में बिल पास कर दिया, परंतु गवर्नर ने साइन करने से मना कर दिया। अब वो मामला चला गया, फिर जो स्पीकर को उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट पर चला गया, लेकिन फाइनली जो है बिल को उन्होंने अब भेज दिया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भेजने का मतलब क्या है? अब राष्ट्रपति को भेजने का मतलब है कि इनकी पावर ख़त्म हो गई, क्योंकि
भारत के संविधान में लिखा है कि अगर कोई बिल असेंबली पास कर देती है और वह गवर्नर उस पर एक्शन कैसे ले सकता है, तो चाहे तो बिल को एसेंट दे दे, सहमति दे दे, दूसरा चाहे तो उसको जो है रद्द कर दे, और चाहे तो जो है उसको अपने पास ही रहने दे इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्पीकर को रिटर्न कर दिया। जब फिर से भेजा गया तब भी रिटर्न कर दिया। लेकिन अब वो क्या कही है, राष्ट्रपति को भेज दिए हैं। अब राष्ट्रपति को भेजने के बाद और राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन कर दें, चाहे तो उसको अपने पास रखे रहें, कुछ एक्शन इन्हें ले, या चाहे तो रिटर्न कर दें। लेकिन इस सभी केसों में राष्ट्रपति किसी तरीके से उत्तरदायी नहीं है ये बताने के लिए कि बिल को उन्होंने क्यों वापस किया है। अगर वहाँ की असेंबली फिर से पास कर दे और फिर से राष्ट्रपति महोदय साइन न करें तो असेंबली कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन इस क्रम में जो है राज्यपाल की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं कि राज्यपाल अब असेंबली दोबारा पास करे, चाहे मॉडिफाइड फॉर्म में करे, चाहे उसी को पास करे, तो राज्यपाल उस पर साइन करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो यही चीज़ इसमें है कि राज्यपाल का पावर अब खत्म हो गया। अब नीट बिल पर जो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो भी एक्शन होगा उस पर डिसीजन फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लेंगे, तमिलनाडु के गवर्नर नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए, तो उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई है। उनमें से एक चीता थी, उसको जो है वो जंगल में गायब हो गई थी। उसको खोजा जा रहा था 22 दिनों से, तो 22 दिनों के बाद वो मिली है, कूनू नेशनल पार्क में जो है वो मिल गई है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी टेंशन थी कि वो मिल नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे चीता मर जा रहे हैं। तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे पास अप्रोच करने के बजाय इसके लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो इसे रिलेटेड बायो कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट किया जाए। जो सूखा पड़ता है इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। इसके आधार पर सूखा ड्राउट को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मीटीरोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल। अगर मौसम की वजह से हो रहा है, कृषि, या जो पानी का सतह ही गायब हो गया, तो इसके वजह से डिफरेंट रीजन में बांटे जाते, डिफरेंट टाइप के सूखा कैटेगराइज किए जाते हैं। कर्नाटक में इस समय बारिश काफ़ी कम हुई है, और वहाँ पर एक्चुअल में जो सरकार है वो कह रही है कि एक्चुअल में वहाँ पर जो जनता को कुछ सब्सिडी देना चाहते हैं वो बाउंड हैं एक गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से। इस वजह से उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि वो कुछ मॉडिफिकेशन करें। कर्नाटक में 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, और जिसमें से वहाँ पर सूखा पड़ने की वजह से करीब करीब 34% की बारिश कम हुई है। इसलिए उनका कहना है कि थोड़ा मैनुअल में चेंजिंग है। मैनुअल क्या है? मैनुअल फॉर ड्राउट मैनेजमेंट 2016 में केंद्र सरकार ने एक मैनुअल बनाया था सूखा से संबंधित, और जिसको 2020 में अपडेट भी किया था। तो उसी को अपडेट करने की आवश्यकता है फिर से, कि जो देश के लेवल पर सूखे को ना डिफिनीसन दिया जाए। इनको जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, पूरे देश को भी बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, साथ साथ हर स्टेट को भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। तो उसके आधार पर कुछ पैरामीटर फिक्स किए जाए, और कुछ पैरामीटर में फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्टेट उसे डिसाइड कर सकें। इसी के संबंध में इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स आता है तब हम देखते हैं कि इसमें आगे चीज़ें क्या हैं। यूके टेकिंग मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन मिशन इन लंदन। यूनाइटेड किंगडम में 5 महीने पहले प्रो खालिस्तानी जो है भारतीय एम्बेसी पर हमला कर दिए थे। वहाँ पर एक झंडा था एक पोल पर, उसे उतार दिए थे। उसी के केस में जो है जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसी के केस में वहाँ के मिनिस्टर ने एक्शन लिया है, और वहाँ पर जो है हाई सिक्योरिटी बढ़ा। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन मिशन पर जो वहाँ के हाई कमिश्नर हैं उनके ऑफिस के बाहर काफ़ी हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है। साथ साथ मिनिस्टर ने कहा है कि एक्चुअली जो भी एक्टिविटी वहाँ प्रो खालिस्तानी एलिमेंट वहाँ पर जनरेट किए हैं, रेडिकलाइजेशन हुआ है यूके में, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और भारत के लिए नहीं है, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि रेडिकलाइजेशन अगर होता है, उपद्रव किसी भी तरह का अगर ब्रिटेन में होता है, तो वहाँ की जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे अफेक्ट होगी। वहाँ के सिटीजन भी रेडिकलाइज हो सकते हैं। इसलिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूनाइटेड किंगडम की है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध कर दिए हैं। लेकिन जैसे कि वो दिल्ली में विजिट किए हैं, उस टाइम उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी को के मामले में हम क्या करेंगे।
इस बारे में उन्होंने कोई साफ नहीं किया है। तो ब्रिटेन ने सिक्योरिटी की बात कर लिया है, लेकिन जो हमारे देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं जो भाग के शरण लिए हुए हैं उसके बारे में नहीं कुछ कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा कि हमें किसी देश के ऐसे लोगों के जो इकोनॉमिक इवेजन करते हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, उन पर जो है सरकार की सहायता करनी चाहिए, पर कोई ठोस कारण नहीं दिया। अप्रैल 2020 में जब कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसी टाइम चाइना ने जो है पूरे बॉर्डर रेखा पर भारत की बहुत सारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश किया। उस समय जो है विवाद हुए, धक्का मुक्की हुई, उसमें 44 भारतीय सैनिक मारे भी गए थे और बहुत सारे जो है चाइना भी मारे गए थे, लेकिन जो है भारत के 23 मारे गए थे, चाइना के 44 मारे गए थे। लेकिन उन सब के बाद तब से जो है बातचीत चल रहा है, लेकिन वो बातचीत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उनके जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जो बॉर्डर पर जैसे जहाँ जिसकी पहले कब्जा था, पोजीशन थी, उसको इस्टेब्लिश करने की बातचीत चल रही है। तो G20 की समिट होने वाली है भारत में, इसलिए जो है उससे पहले एक और डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड बातचीत चल रही है। ये मेनली मामला है जो डेप्सांग और डेमचोक रीजन को लेकर के। बता दें जो 5 ऐसे जो है स्थान हैं जहाँ पर फ्रिक्शन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर मामला रिजॉल्व हो चुका है। जैसे गलवान आफ्टर द वायलेंट क्लैश इन द जून 2020 फ्रॉम तो गलवान हो चुका है, और नॉर्थ और साउथ पेंगोंग सो जो है लेक जो है उसके नॉर्थ और साउथ बैंक पर भी हो चुका है। पेट्रोलिंग पॉइंट PP-17 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया अगस्त 2022 और PP-15 इन सितंबर 22। तो 5 ऐसे स्थान हैं जो वहाँ पर अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन समस्या कहाँ है, डेप्सांग प्लेन और डेमचोक में अभी भी फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट चल रहा है। इसी को सॉल्व करने के लिए एक जो है मीटिंग कराई जा रही, जो है इंडिया और चाइना जो है एक मिलिट्री टॉक आज करने वाले हैं। बता दें भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति ये लोग 2019 के बाद से एक दूसरे से डायरेक्टली मिले नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा इन लोगों मीटिंग जो विदेश में जाते हैं कहीं बड़े समिट में करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के मिल लेते हैं, लेकिन उससे कोई कंक्रीट रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। जैसा कि जब उन्होंने इंडोनेशिया में गए थे G20 की मीटिंग पिछले साल, तो थोड़ा सा एक बायलैटरल टॉक हुआ था, लेकिन वो बहुत ब्रॉड स्केल पर नहीं था। तो ये लोग जो है 2019 के ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में मिले थे, और फिर से जो है ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। तो ये जो है हो सकता है कि इससे पहले थोड़ा सा उस बार जैसे जब भारत में होगा मीटिंग G20 का और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा ब्रिक्स सम्मेलन, उसमें हो सकता है आपस में मिलें, इसलिए कुछ मामले को रिजॉल्व करने की प्रक्रिया चल रही है। तो फाइनली 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमारे मामले रिजॉल्व हो चुके हैं। भारत सरकार का कहना है कि जो 2020 का मामला था अप्रैल 2020 में जहां जिसकी पोजीशन थी उसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं। आए दिन हम देखते हैं अब कोर्ट में ही गन फायर हो रही, गोलीबारी चल रही है। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है परमानेंट सिक्योरिटी फोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए कोर्ट रूम में। जैसा कि हम जानते हैं जितने बड़े बड़े कारपोरेशन हैं, इंडस्ट्री हैं, वहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स जो है लगी रहती है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है। उसी तरीके का कुछ अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अब हर कोर्ट में भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग न्याय लेने आते हैं और वहीं पर गोली मार दी जा रही है। इस क्रम में उन्होंने आगे कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है। तो डिफरेंट हाई कोर्ट और जो होम सेक्रेटरी होते हैं उनके बीच बातचीत करने की बात कही गई है। आगे अगर कोई डिसीजन आता है तब देखते हैं इसमें क्या कोई नया सिक्योरिटी फोर्स बनता है या CISF को ही नियुक्त कर दिया जाता है या किसी और पैरामिलिट्री फोर्स को या स्टेट पुलिस को स्पेशल तरीके से नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखा जाए तो मनी वाइज में कोई कंक्रीट न्यूज़ नहीं है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान में आतंकवादी घटना है, चाइना की न्यूज़ है, यूक्रेन में की न्यूज़ है, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, और स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो ये था आज का करंट अफेयर टुडे। तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।